20 दिसंबर 2004 को बेलफास्ट की एक ठंडी सुबह में नॉर्दर्न बैंक का हेड ऑफिस हमेशा की तरह खुला। उसी दिन कई घंटों में कैश वॉल्ट से निकला और अनजान हाथों में पहुंच गया। कुल मिलाकर लगभग 26.5 मिलियन पाउंड ले लिए गए। तरीका धीमा था, तरीका शांत था, तरीका प्लान किया हुआ था। असली ट्रांसफर से पहले हफ्तों और महीनों थे, कॉन्टैक्ट और प्रेशर मौजूद थे। अलार्म सिस्टम उस ड्रामेटिक तरीके से ट्रिगर नहीं हुए जैसा कि कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं। शाम तक नुकसान का स्केल क्लियर हो गया। शहर और देश बढ़ती चिंता के साथ देख रहे थे। बैंक ने बड़ी डकैती अनाउंस की, पुलिस ने इंक्वायरी लॉन्च की, विटनेस स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए गए। कुछ स्टाफ ने घर पर धमकियों की रिपोर्ट की, कुछ फैमिली मेंबर्स को चेतावनी दी गई या डराया गया था। प्रेस ने ग्रुप्स और सस्पेक्ट्स के नाम लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने अगले कुछ महीनों में अरेस्ट किए। कुछ निर्णायक लीगल आउटकम्स निकले। केस एक लंबी उलझी हुई इन्वेस्टिगेशन में सेटल हो गया। जिस दिन पैसा लिया गया था, हेड ऑफिस नॉर्मली फंक्शन कर रहा था। स्टाफ डेस्क पर बैठे थे, कस्टमर्स अंदर आ रहे थे। शुरू में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था। फिर स्टाफ को ट्रांसफर्स में हेल्प करने के लिए कहा गया। इंस्ट्रक्शंस ट्रस्टेड सोर्सेज से आए हुए लग रहे थे। स्टाफ ने बात मानी, यह मानते हुए कि वे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। कैश तैयार किया गया, पैक किया गया। मूवमेंट्स रूटीन बड़े विड्रॉल जैसे लग रहे थे। विटनेस ने बाद में कंफ्यूजन और डर का डिस्क्रिप्शन दिया। कुछ स्टाफ को उन आदमियों के साथ लंबी फोन कॉल्स याद थे जो सीनियर लगते थे। फैमिली मेंबर्स को कथित तौर पर घर पर धमकी दी गई थी। शांत रहने के लिए कहा गया था, कोऑपरेट करने के लिए कहा गया था। कई लोगों को अपने प्रियजनों के लिए डर था। बैंक फ्लोर में कोई हंगामा नहीं हुआ। कंप्लायंस की खामोशी ने ऑपरेशन को छिपाने में मदद की। वहां मौजूद लोगों को बाद में सामान्यता को एक्सप्लेन करना मुश्किल लगा। डकैती किसी क्लासिक दिन दहाड़े की डकैती जैसी नहीं लग रही थी। कोई नकाबपोश बंदूकधारी अंदर नहीं घुसे थे। डकैती से पहले कॉल्स और मैसेजेस थे। इन्होंने स्पेसिफिक स्टाफ मेंबर्स से कांटेक्ट किया। वे हफ्तों और महीनों तक आते रहे। आवाजों ने नाम और रैंक का इस्तेमाल किया। वे कन्विंसिंग और अथॉरिटेटिव लग रहे थे। उन्होंने अर्जेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का सुझाव दिया। गोल्ड ट्रस्ट बनाना और डर पैदा करना था। कुछ स्टाफ से घर पर मुलाकात की। वहां फैमिली मेंबर्स को रिस्क पर दिखाया गया। धमकियां फुसफुसाई गईं या इंप्लाइड थीं। मैसेज सिंपल था, कोऑपरेट करो नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उस प्रेशर ने ऑपरेशन को सिर्फ फ्रॉड से कोerसन में बदल दिया। क्राइम और इंटिमिडेशन के बीच की बाउंड्री धुंधली हो गई। उन शुरुआती मूव्स ने दिन का टोन सेट किया। बैंक के इंटरनल चेक्स। स्टेप 1, ट्रस्ट बिल्ड करें। अपराधियों ने बार बार कांटेक्ट किए। उन्होंने कन्विंसिंग आइडेंटिटी और टोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने अथॉरिटी की इमेज बनाई। स्टाफ ने कॉल्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। ट्रस्ट ने आगे के इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने की परमिशन दी। डॉक्यूमेंट्स रिपीट किए गए, नाम रिपीट किए गए। इनिशियल ट्रस्ट फ्रेजाइल था लेकिन इफेक्टिव था। स्टेप 2, फैमिलीज को डराएं। प्लॉटर्स ने प्रियजनों को धमकी देने के तरीके खोजे। उन्होंने घरों में एनोनिमस मेंसिंग कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि वे फैमिलीज तक पहुंच सकते हैं। डर ने स्टाफ को ओबीडिएंट बना दिया। धमकियां पब्लिक नहीं थीं, वे प्राइवेट थीं और इसलिए पावरफुल थीं। इस स्टेप ने स्टाफ के मोरल रेजिस्टेंस को बंद कर दिया। स्टेप 3, इंक्रीमेंटल विड्रॉवल्स। पैसा पार्ट्स में लिया गया। शुरू में छोटी रकम विड्रॉ की गई। इससे इमीडिएट अलार्म या ऑटोमेटेड ट्रिगर्स से बचा गया। जैसे जैसे विड्रॉवल्स जारी रहे, अमाउंट बड़े होते गए। पैटर्न नॉर्मल अकाउंट हैंडलिंग जैसा लगा। ऑलमोस्ट इमीडिएटली अटेंशन IRA की तरफ घूम गई। पब्लिक में कई लोगों ने उस ग्रुप का नाम लिया। नॉर्दर्न आयरलैंड में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट 2004 में टेंस था। सस्पिशन पैरामिलिटरी फंडिंग के हिस्ट्री में फिट बैठता है। कुछ इन्वेस्टिगेटर और कमेंटेटर इसे एक पॉसिबल फंडिंग ऑपरेशन के रूप में देखा। अन्य ने जल्दी पॉलिटिकल लेबलिंग के खिलाफ वार्न किया। लोकल क्रिमिनल्स का भी जिक्र किया गया। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ने पास्ट में कैश मूव किया है। इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रर का सुझाव दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स ने क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल ऑपरेटर्स के बीच मिली भगत की ओर इशारा किया।
हर थ्योरी के लिए एविडेंस स्ट्रेंथ में अलग अलग थे। किसी भी सिंगल नैरेटिव के पास पूरा प्रूफ नहीं था। पुलिस ने कई लाइंस पर काम किया। अरेस्ट्स ने विभिन्न नेटवर्क्स को छुआ। कुछ डिटेनीज पैरामिलिटरीज से जुड़े थे, अन्य के पास पूरी तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। फिर भी मास्टरमाइंड से डायरेक्ट चेन एस्टैब्लिश करना मुश्किल रहा। सेक्शन 7, मीडिया, पब्लिक रिएक्शन, बैंक रिस्पांस। मीडिया ने स्कैंडल को करीब से फॉलो किया। पेपर्स, ब्रॉडकास्टर्स ने ड्रामेटिक हेडलाइंस चलाईं। कमेंटेटर्स ने डिबेट किया कि किसे ब्लेम करना है। कहानी एक नेशनल टॉकिंग पॉइंट बन गई। ओपिनियन कॉलम्स ने फैक्ट्स और सस्पिशन को मिक्स किया। पब्लिक ने क्लैरिटी की भूख के साथ टुकड़ों को ऑब्जॉर्व किया। बैंक के कस्टमर्स, क्लाइंट्स चिंतित थे। अकाउंट होल्डर्स ने रीएश्योरेंस मांगा। बैंक ने पब्लिक स्टेटमेंट्स, कंपनसेशन मूव्स किए। बैंक ने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन किया। स्टाफ ट्रेनिंग रिव्यू हुई। सेक्शन 8, क्या साबित हुआ और क्या अनिश्चित रहता है। 20 दिसंबर 2004 को नॉर्दर्न बैंक से एक बड़ी रकम निकली। इस मेथड में स्टाफ को धमकाना शामिल था, फैमिली मेंबर्स को धमकाना शामिल था। कैश कई लोकेशंस पर डिस्पर्स किया गया। उन्होंने कभी एक मास्टरमाइंड से सिंगल क्लियर पब्लिक लिंक साबित नहीं किया। सेक्शन 9, अनुत्तरित प्रश्न और सबक। असली मास्टरमाइंड कौन था? हमारे पास फ्रेगमेंट्स, नाम और थ्योरीज हैं, लेकिन कोई एक निर्णायक पब्लिक आंसर उन सबको नहीं जोड़ता। अनडिस्क्लोज्ड डील्स, प्रोटेक्टेड विटनेस की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। पूरी क्लोजर की कमी रहस्य को जीवित रखती है। क्या यह एक पॉलिटिकल फंड रेजिंग थी या पूरी तरह से क्रिमिनल चोरी? एविडेंस दोनों पॉसिबिलिटीज को अलाउ करता है। मोटिव मिक्स्ड हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग्स में मनी फ्लो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स, क्रिमिनल एक्टर्स दोनों की उपस्थिति संभावित है। मोटिव को सुलझाने के लिए और अधिक डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। अब लापता कैश कहां है? कुछ फंड सामने आए, अधिकांश नहीं आए। ट्रेल सेफ हाउसेस, फॉरेन अकाउंट्स और कॉम्प्लेक्स लॉन्ड्रिंग में गायब हो सकता है। कैश को ट्रेस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और समय की आवश्यकता होती है। यह प्रोसेस धीमी और अक्सर सीक्रेट होती है। वह सीक्रेसी फाइनल डेस्टिनेशंस को छिपाने में मदद करती है। स्टाफ की प्रोटेक्शन एसेंशियल है। फैमिलीज की प्रोटेक्शन एसेंशियल है। सिस्टम्स को धोखे और कोयर्सन का विरोध करना चाहिए। टाइमलाइन एक सीधी लाइन से ज्यादा एक वेब बन गई। समय के साथ नए टुकड़े सामने आए। कुछ आदमियों को अरेस्ट किया गया, कुछ आदमियों को छोड़ दिया गया, कुछ कैश का पता चला। कम से कम विदेश में मूव होने की अफवाह थी। ऑफिशियल फाइल इंटरव्यूज से मोटी हो गई, फिर भी मेन क्वेश्चन खुले रहे। इस एपिसोड की पब्लिक मेमोरी विविड थी। यह घटना बेलफास्ट के अनईजी मॉडर्न हिस्ट्री में शामिल हो गई। उस दिन की इवेंट्स डार्क ओवरटोन्स के साथ एक लीगल ट्रांजैक्शन की तरह लगती हैं। इसने लिमिटेड फॉरेंसिक ट्रेसेस छोड़े। देर शाम तक कैश प्रेमिसेस से गायब हो गया था। रिकॉर्ड्स में मिसमैच अलार्म देखा। मैनेजर्स ने अलार्म उठाया। पुलिस को बुलाया गया। सीसीटीवी चेक किए गए। वॉल्ट लॉग्स चेक किए गए। रात तक इन्वेस्टिगेटर ने पहली रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। स्टाफ ने स्टेटमेंट्स दिए। शांत स्टाफ रूम इंटेंस स्क्रूटनी का सोर्स बन गया। अगले दिन और लेयर्स सामने आएंगी। ओके, यह केस एक पार्शियल ट्रूथ के रूप में बना हुआ है। पब्लिक रिकॉर्ड ने बड़े ब्लैंक्स छोड़े। फोरेंसिक अकाउंटिंग ने पार्शियल मैप दिए। विटनेस वर्क ने पार्शियल मैप दिए। लेकिन रहस्य का बड़ा हिस्सा बचा हुआ है। छोटे फैक्ट्स बड़े अननोन्स के बगल में बैठे हैं। झात और अज्ञात का यह मिश्रण लगातार इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है। बैंक ने ट्रस्ट को फिर से बनाने की कोशिश की। रेगुलेटर्स ने सिस्टेमिक रिस्क की जांच की। डकैती की लंबी छाया ने नॉर्दर्न आयरलैंड में बैंकिंग पॉलिसी को सालों तक शेप दिया। नॉर्दर्न बैंक केस दिखाता है कि पर्सनल फियर और ऑर्गेनाइज्ड सीक्रेसी के कंबाइन होने पर वे सिस्टम कितने फ्रेजाइल हो सकते हैं। वेल, वह प्लान था, स्टेप बाय स्टेप। कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। पूरा सीक्वेंस पब्लिक रिकॉर्ड्स में कम रहा धमकी। फाइनल डिस्पर्सल कॉम्प्लेक्स, कोवर्ट नेटवर्क्स में पुलिसिंग की लिमिट्स दिखी।